गुड मॉर्निंग बच्चों। और करण, तुम्हें मिल गया था मॉड्यूल रेडिएशन का? हाँ बच्चों, कर लिया काम सबने? वरुण, अंशुमन, दिव्यम, अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अभी ना आपके आगे वाले कुछ टेस्ट मैं मतलब वो कंपल्सरली ऑफलाइन कर रहा हूँ। आपको मैसेज आएगा, वो टेस्ट आपने इंस्टीट्यूट में आके ही देने हैं और उसके बेसिस पे ही आपकी शफलिंग होएगी। ठीक है? हाँ बच्चों, बताओ इसमें ई पार्ट, एनी डाउट्स? हाँ, ये जो क्वेश्चन 7 है, इसमें थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट है, इन द सेंस कि T1 ऊपर को भी होना चाहिए था, है ना? यस, दिस इज अ मिसप्रिंट। ये एक्चुअली क्या है, ये ना कोई प्रीवियस ईयर में आया था, मतलब मैं भूल गया किसमें, उसमें भी एज इट इज ही आया था, इसीलिए वो बाई चांस हर जगह ऐसे ही डला हुआ है। आगे बच्चों, हो गए बाकी? ओके, एक्सरसाइज 1। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब ये करना है हमें, आगे बढ़ो। और बच्चों,
ये बेसिकली सिक्स्थ और सेवन्थ बच्चों एक सेम ही हो गए, है ना? हम्म, अच्छा, एक पहले ये बताओ मुझे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्या आंसर आएगा? एक मिनट। हाँ जी। तो बच्चों फर्स्ट में आप समझ गए होंगे कि आंसर कन्वेक्शन आएगा, बिकॉज हम तो ये बता रहे हैं कि भाई रेडिएशन तो सेम है, जितनी ऊपर है उतनी साइड पे है। हमें तो ये कंपेयर करना है कि टॉप पे ज्यादा क्या है ना? तो इसलिए आंसर कन्वेक्शन आएगा। व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आएगा? थर्ड में रेडिएशन क्यों नहीं? मतलब डोमिनेंट कन्वेक्शन होगा, बेसिकली जो लेयर्स थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेंगी रेडिएशन से, वो भी होगा, बट डोमिनेंट कन्वेक्शन होगा। ठीक है। कन्वेक्शन कैसे? वही कि जैसे जो अर्थ की सरफेस है वो हीट अप हो गई, तो उसके कारण जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर को मूव करेंगे, तो इस तरीके से कन्वेक्शन। अच्छा, जो जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो तो, सेवेंथ में कैविटी, सेवेंथ में तो क्या बचा आंसर? लैम्प ब्लैक ही दिया होगा पीछे, या कुछ और? सी दिया है, हाईली हीटेड चारकोल लैंप। अच्छा, ये एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं हम। मतलब इसमें एक्चुअली बहुत क्लैरिटी नहीं होती। अभी चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या है, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं सेवन तो। मैं जो कह रहा था कि जो मुझे समझाना है वो सिक्स क्वेश्चन है, ये पिन होल वाला, वो मैं अभी समझा दूंगा। ठीक है, आगे।
आगे बचाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है बच्चों? ओके। ये एग्जांपल में भी है। अ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहां जो आंसर दिया और यहाँ जो आंसर दिया है वो कुछ अलग है? इसका ए ही दिया है ना यहाँ पे, अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, आगे बचाओ। डन। हाँ आशीष, बच्चों रेट ऑफ कूलिंग कह दो या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कह दो, वो एक ही बात है। ठीक है। हाँ, आपने रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीट लॉस में बहुत ध्यान से फर्क समझना है। ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है? दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, फिर एज रेट ऑफ कूलिंग इज डी टी बाई डी टी। तो दीज आर टू सेपरेट क्वांटिटीज, राइट? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके। तो ये जो क्वेश्चन 12 है बच्चों, इसका क्या आंसर आएगा? नहीं, ये मिसप्रिंट है बच्चों। आई थिंक इन्होंने जो आंसर दिया है वो इस हिसाब से दिया है, अगर आप इसको कूलिंग की जगह हीट लॉस करते हो, इजंट इट?
रेट ऑफ कूलिंग ही बोल देंगे फिर तो सेम ही बात होगी ना। समझ गए ना। गुड आशीष। ओके ओके, जो आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक ना हम थेरेटिकल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं फेरी ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि दिस इज अ theoretical black body। Let's understand how। ये बच्चों बॉडी को ना इस तरह बनाते हैं, इसमें ना इसके एक एंड पे, लेफ्ट एंड पे, मतलब कोई भी पॉइंट हो खैर, यहाँ पे हम एक हल्का सा गैप दे देते हैं। दिस इज अ स्लाइट ओपनिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ऐसे सॉर्ट ऑफ एक पॉइंटेड सा एंड बना देते हैं, और ये बाकी सारी जो सरफेस है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश किया हुआ है इसको। ठीक है जी। तो इससे वजह होता क्या है कि मान लो इस पे हम ऐसे लेफ्ट हैंड से रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जानबूझ के इसके सामने वाले एंड को बिल्कुल पॉइंटेड रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि इससे टकरा के लाइट ऐसे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो आगे फिर रिफ्लेक्ट होती जाएगी, एंड सो ऑन। तो आप ये समझ रहे हो कि एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन होगा रेडिएशन का, जो बिल्कुल उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाहर ही निकल जाएगा। बाकी सारी रेडिएशन जो है वो तो इसके अंदर ही ट्रैप हो गई ना, स्फीयर के अंदर। बोलो बच्चों, ये हो रहा है क्लियर? तो बस इसलिए इसको हम बोलते हैं थ्रेटिकल ब्लैक बॉडी। तो अब आप समझ गए वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये क्यों था, पिन होल इन अ कैमरा, वो पिन होल वाला जो था।
नहीं, हाँ मतलब ये काम सिर्फ तभी करेगा अगर रेडिएशन एक ही साइड से इंसिडेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी रेडिएशन डाल दो तो ये काम करेगा, मतलब आपको होल को फेस करवाना पड़ेगा, ये तो है इसमें। राइट, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों ये लॉ कहता है कि जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T है, लेट्स से सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T0 है, ठीक है। तो अगर T जो है वो T0 से बड़ा है तो बॉडी जो है इट विल लूज हीट एनर्जी, राइट। और वो किन किन फॉर्म्स में कर रही होगी, कंडक्शन से भी हो रही होगी जो भी कुछ आसपास होगा, कन्वेक्शन से भी हो रही होगी, एंड रेडिएशन से भी हो रही होगी, ठीक है। फिर टॉपिक एंड में इसलिए आता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई अब तो हमें पता है कि 3 मोड से हीट ट्रांसफर होता है तो तीनों से ही हो रहा होगा, राइट बच्चों, ये बात समझ आती है ना। तो अब न्यूटन का लॉ बच्चों ये कहता है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस, जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि बॉडी जिस रेट से कूल करती है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन की बॉडी का सराउंडिंग्स के साथ क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझें तो लेट अस से मान लो हमारे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है लेट अस से दैट इज 25 डिग्रीज, ठीक है। हमारे पास 2 चाय के कप हैं, एक चाय का कप हमारा लेट से 50 डिग्रीज पे और एक चाय का कप लेट से 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लॉ कह रहा है कि जो चाय का कप 90 पे है वो 90 से 80 ज्यादा जल्दी आ जाएगा कंपेयर टू जो दूसरा चाय का कप है वो 50 से 40 आएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों। क्या ये बात को आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली फील भी करते हो, है ना, कि जो गर्म है चाय मान लो बिल्कुल, तो वो गर्म से ल्यूकवार्म बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, विद इन मिनट्स ही हो जाएगी। बट फिर वो ल्यूकवार्म बहुत देर तक चलती रहेगी, मतलब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने में उसको बहुत टाइम लगता है, इजंट इट। यही चीज जैसे सर्दियों में मतलब हम गर्म पानी से नहाते हैं उसके साथ भी होगी, कि आपने बाल्टी में पानी भर दिया, पहले गर्म है, थोड़ी देर छोड़ोगे तो एकदम से वो कोसा सा हो जाएगा, है ना।
तो ये बच्चों लॉ है। अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ कूलिंग क्या था, माइनस टी टी बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अच्छा बच्चों, बहुत बार ना इसमें और जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। बताओ क्या फर्क है दोनों में। यस, वो जो था वो सिर्फ रेडिएशन के लिए था, और ये वाला सारों के लिए। मोरोवर उसमें हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए। यहाँ बच्चों आप ये समझ रहे हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होगा तो आप समझ रहे हो कि यही टर्म। आपके ऐसे भी बन जाएगी, है ना। ओके, मुझे बच्चों इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या बनेगा। कुछ अगर हम टेम्परेचर की रेंज ले लें, मतलब ये बन गया माइनस डी टी, या इसको भी उधर ले जाओ, डी टी ओवर टी माइनस टी नॉट। कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बच्चों लगा देते हैं, लेट्स से के, डी टी इंटीग्रेट। तो लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर था टी इनिशियल, फाइनली हो गया टी फाइनल किसी टाइम टी पे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, एल एन ऑफ टी फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस। राइट, या अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ, एल एन को अगर हमें बच्चों खत्म करना है तो वी गेट टी फाइनल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू और टी फाइनल इज, इस तरह से बन जाएगा। तो बच्चों इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, तो ये ग्राफ इस तरीके का कुछ आ जाएगा।
ये बात बच्चों समझ गए? बच्चों इसका ना हम एक अप्रोक्सीमेट सा रिजल्ट भी बना लेते हैं। कैसे देखो, बच्चों जो टेम्परेचर टी है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको देखो, इसके अंदर बताओ मुझे टेम्परेचर टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? टी इनिशियल से टी फाइनल तक, है ना? तो हम इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ये बना देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको कर देते हैं डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। और वो टी जो था, ये जो राइट हैंड साइड पे टी था, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, हम इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। समझ गए क्या किया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ गए? ठीक है। तो बच्चों हमारा 90% ऑफ द केसेस में इस रिजल्ट से काम चल जाता है, अप्रोक्सीमेट वाले से। ऑप्शन से देखना पड़ता है, अगर कोई बहुत ही क्लोज क्लोज ऑप्शंस हो फिर हम ऊपर वाला रिजल्ट लगाएंगे। ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखो क्या बनता है बच्चों। इसमें मतलब सिर्फ इसी टाइप का ही क्वेश्चन बन सकता है। करो ट्राई बच्चों, क्या आएगा बताओ।
यस, हाँ बच्चों ठीक है, तो आप सबने आंसर किए हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए इसको जान के दूसरे वाले तरीके से कर रहा हूँ। मेरी पहली इक्वेशन बनी टी फाइनल माइनस टी नॉट टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 के इंटू 5। और फिर उसके बाद क्या बनी? टी फाइनल अब टी हो गया, और अब टी इनिशियल 70 है। तो हम देख सकते हैं कि आर एच एस तो इक्वल ही है, तो एल एन वाली टर्म्स इक्वेट हो जाएंगी। तो व्हाट डू वी गेट? 4/5 इज 380, आपका 62 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये अप्रोक्सीमेट से भी 62 आता है क्या बच्चों? तो इसके केस में बाई चांस दोनों से ही सेम आ रहा है, अदरवाइज फर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ बच्चों, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज a topic known as solar constant. अच्छा बच्चों, एक ना ये न्यूटन्स लॉ में ऐसा होता है कि ऑल्दो मैंने आपको लिखवाया है ये कि मतलब कि ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए ही है, ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होगा, आप देखोगे क्वेश्चंस में, कि डिफरेंसेस बड़े बड़े भी होंगे। ठीक है, तो मतलब डोंट वरी, अगर कोई भी क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप की है, जैसे बच्चों मैंने आपको लिख के दी हुई है, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही होना है। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चंस में मतलब सॉर्ट ऑफ डिसरिगार्ड कर देते हैं कि रेंज छोटी को। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, तो बच्चों सोलर कांस्टेंट में देखो क्या होता है। अ, बच्चों मान लो ये हो गया सन, जिसका रेडियस हो गया आर एस, और
ये हो गई अर्थ। और अर्थ का रेडियस हो गया RE। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स में, लेट्स से दैट इज R। हम बच्चों लेट्स से सन का टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों बताओ कि सबसे पहले तो व्हाट विल बी द रेडिएशन emitted by sun। ये क्या हो जाएगी बच्चों, क्या ये सीधा सीधा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4πr² T की पावर 4 हो जाएगा। मैंने E को 1 माना है, जैसे हम कह रहे थे पहले कि सन इज नियरली अ ब्लैक बॉडी। ये बात समझ आती है बच्चों? अब बच्चों इस रेडिएशन को हो क्या रहा है, ये सन जो ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये बच्चों हम क्या ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली फैलती जा रही है ना, ये यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैलती जाएगी। जब तक ये रेडिएशन अर्थ तक पहुंचेगी तब तक ये सारी रेडिएशन, बच्चों आप ये समझ पा रहे हो कि ये सारी रेडिएशन एक पूरा 4πr² के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी, है ना। तो व्हाट वी कैन से इज कि बाय द टाइम this radiation reaches earth, it spreads in a sphere of radius 4πr², isn't it? तो बच्चों इसका मतलब अर्थ को, जब वो रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब पर एरिया कितनी वैल्यू है उसकी।
तो भाई ये टोटल थी, और ये कितने एरिया में फैल गई? 4 पाई r स्क्वायर में। ये बचा सिग्मा r² t की पावर 4/r²। ठीक है, दिस इज द मतलब इंटेंसिटी, मतलब पर एरिया इतनी पावर आ रही है हमारे पास। इस चीज को बच्चों हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो मतलब वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस टर्न्स आउट टू बी 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो मतलब अर्थ के ऊपर इतनी इंटेंसिटी आ रही। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अगर हम चाहें हम ये भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ। बताओ बच्चों, उसके लिए मतलब ये इंटेंसिटी तो हो ही गई, ध्यान से सोच के बताओ मुझे, इसको हम कितने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब अर्थ का बच्चों कौन से वाला एरिया लें? तो देखो बच्चों, समझो इस बात को। ऑब्वियसली 4 पाई r² तो नहीं होगा अर्थ का, है ना? अर्थ का जो दूसरे वाला हाफ है उस पे तो जा ही नहीं रही कोई रेडिएशन। अब बात बचती है कि हमें ये पूरा 2 पाई r² भी लेना है कि नहीं लेना। सोचो एक बार ध्यान से।
तो बच्चा आप एक बात सोचो ध्यान से, आप 1 मिनट के लिए अर्थ को हटा दो, ठीक है, इस अर्थ वाले स्फीयर को हटा दो 1 मिनट के लिए। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि वो जो अर्थ के ऊपर जो एनर्जी आ रही है वो वही वाली एनर्जी है जो ये इतने ब्लू एरिया पे आ रही होगी? सोचो ध्यान से। इजंट इट? अर्थ ने तो जो ये ब्लू वाले एरिया के अंदर एनर्जी आ रही है उसी को ही कैप्चर किया ना। ये जो डिस्क बन रही है ना, तो मतलब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, ना कि 2 पाई r स्क्वायर से। ये बात समझ आई बच्चों? वरुण, बच्चों बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट पहले कहाँ यूज किया था हमने? यस, जैसे हमने फ्लूइड्स में नहीं यूज किया था एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ये बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे भी हमने एक तरह से अर्थ का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लिया। तो बच्चों देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो एज इट इज सोलर कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आगे ये बताया आपको एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तीसरा, मतलब ये कंसेप्ट एज इट इज, मतलब यहाँ तो चलो हमने स्पेसिफिकली सन और अर्थ के केस में किया है, बिल्कुल यही कंसेप्ट हम और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सिचुएशन यही रहेगी, ठीक है। मतलब मैं सन की जगह मैं बल्ब कह दूं, तो अगर मुझे बल्ब के लिए किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो वो भी तो यही मेथड ही होगा ना बच्चों, बिल्कुल। तो इसलिए आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड? ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर नाउ। जो बच्चों आपका ये मतलब जो एक्सरसाइज 0, 1, 2 में पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है सारे। नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चंस हैं रेडिएशन के वो भी आप कर लो, राइट।
तो ये हम बच्चों बस अपना अब नेक्स्ट वीक से क्लास 12 स्टार्ट है, तो वहीं हम बस इन बिटवीन कोई क्लासेस में जो भी इसके डाउट्स होंगे आप मेरे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बस अब नाउ टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, सैटरडे संडे, ताकि अब आप मंडे से बिल्कुल फ्रेश हम 12th को स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट वीक।